डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम डाइवर्सिटी देखते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जो डाइवर्सिटी है या जो मैग्नीट्यूड है वो कार्बन एटम की सबसे अलग है। तो अब हम देखेंगे द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ कार्बन बॉन्डिंग एंड इट्स स्ट्रक्चर। यानी जो डाइवर्सिटी है या मैग्नीट्यूड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो यूनिकनेस है कार्बन की, यानी कार्बन की सबसे जो यूनिकनेस बॉन्डिंग की वजह से एंड इट्स स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रक्चर की वजह से। तो यानी अगर वो बॉन्ड बनाती है तो वो यानी और एटमों से और तरह के बॉन्ड बनाती है, यानी वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसकी जो स्ट्रक्चर है यानी वो 4 बॉन्ड को यानी शेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से यानी उसकी डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड अलग है और एटमों से। तो कार्बन यूनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टी अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चर। तो कार्बन इस वजह से यूनिक है, जो वो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज उसकी है, अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी वो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इंक्लूडिंग चेन, और चेन बना सकते हैं, एंड रिंग ऑफ मेनी शेप्स, और रिंग में मुख्तलिफ किस्म के शेप बना सकते हैं, एंड साइज, और उसके मुख्तलिफ यानी साइज भी हो सकती हैं। कार्बन कैन मेक bond with many other types of atom such as hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. यानी कार्बन जो बॉन्ड बनाती हैं वो अगर और एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिस तरह के हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर वगैरह एक्सेट्रा। एज कार्बन इज एन एलिमेंट बट स्टिल इट कंपाउंड्स आर इन मिलियन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कार्बन एक एटम है, यानी एक एलिमेंट्स है, लेकिन उसके जो कंपाउंड्स है वो मिलियन में पाए जाते हैं, इस रीजन की वजह से, क्योंकि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट्स है। यानी कार्बन के दरमियान भी सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होती है, और वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वजह से उसके जो कंपाउंड्स है वो मिलियन में पाए जाते हैं। तो अब हम एक एक पढ़ेंगे। टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट किसे कहते हैं? कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एटम, यानी टेट्रावेलेंट एटम है। क्यों? कार्बन एटम कैन फॉर्म्स ए टोटल ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन जो एटम्स है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको टेट्रावेलेंट कहेंगे। मोड ऑफ बॉन्डिंग, यानी जो वो बॉन्ड बनाते हैं, द कार्बन एटम कैन फॉर्म ए सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड इन देयर कंपाउंड्स, यानी कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकते हैं। तो आप देखें, यानी सिंगल बॉन्ड में वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड होंगे और 2 सिंगल होंगे, 2 सिंगल एंड 1 डबल बॉन्ड। और जब वो 2 डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी वैलेंसी भी 4 यानी पूरे हो जाती है। इस तरह अगर एक ट्रिपल बना दे और एक सिंगल बना दे, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, तो ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बना सकते हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों किस्मों ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ बॉन्डिंग फॉर्मेशन इन कार्बन आप देख सकते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है वो किस तरह है? यानी कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन एटम हैव द एबिलिटी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड विद अदर एटम्स टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग, यानी कार्बन एटम जो है वो ये एबिलिटी रखती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे अदर कार्बन एटम के साथ। वो स्ट्रेट चेन में भी बॉन्ड बना सकते हैं, ब्रांच चेन में भी बॉन्ड बना सकते हैं, एंड रिंग शक्ल में भी वो बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन कार्बन के एटम के दरमियान। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो जो ये सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है कार्बन की, तो इस वजह से हम उसको कैटिनेशन भी कहते हैं। यानी कार्बन आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, और जो ये सेल्फ
लिंकिंग एबिलिटी जो है कार्बन की, इस वजह से हम कार्बन एटम को कैटिनेशन भी कह सकते हैं। तो कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन को देके ब्रांच चेन भी हो सकती है। तो ब्रांच चेन में आप ये याद रख ले कि ब्रांच चेन में हमेशा ब्रांच किस तरह होगी, यानी अगर हम इस तरह लिखे CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें ब्रांच है, इसको हम ब्रांच नहीं कहेंगे, ब्रांच उसको कहेंगे ब्रांच। ब्रांच हम CH3 CH2 CH3 CH3 1 2 3 4। तो कार्बन, इस कार्बन को देके जब ये कार्बन इस तरफ से कार्बन अटैच हो और इस तरफ से भी कार्बन अटैच हो, यानी कार्बन के साथ दोनों तरफ अगर कार्बन अटैच है और तीसरा कार्बन अगर ऊपर या नीचे अटैच है एक, तो उसको हम यानी आइसो कहेंगे, इसको आइसो। तो ये ब्रांच हुआ, यानी एक को हम आइसो कहेंगे अगर एक ब्रांच है। अगर आपने दो बना दी तो उसको हम नियो कहेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ब्रांच वाले को आइसो, अगर दो ब्रांच और ये एक H कट जाएगा तो CH3 बन जाएगा, तो ये नियो ब्रांच होगा। तो यानी आइसो के लिए जरूरी है, आइसो में किस तरह होगा, CH3 तो ये आइसो है। आइसो क्या है, 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेन। अगर हम नियो ब्यूटेन लिखते हैं तो CH3 तो ये क्या है, नियो ब्यूटेन, ठीक है। तो इसको आप यानी ब्रांच न कहें, क्योंकि ये कार्बन यानी सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। अगर आप उसके साथ एक और कार्बन अब अटैच कर दे तो इसके बाद ये ब्रांचेस में तब्दील हो जाएगा। तो इसको आप ब्रांच न कहे, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ब्रांचिंग चेन, तो ब्रांच चेन को देखे तो ये कार्बन इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन है और ये तीसरा कार्बन उसके साथ यानी ब्रांच में है, तो इसको हम ब्रांच चेन कहेंगे। क्लोज्ड चेन या उसको हम रिंग भी कह सकते हैं। तो ये रिंग फॉर्म में भी कार्बन यानी अपने बॉन्ड शेयर कर सकते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बॉन्ड यानी रिंग के फॉर्म में। तो कार्बन बॉन्डिंग टू द अदर एलिमेंट्स, यानी कार्बन बॉन्ड बनाते हैं और एलिमेंट्स के साथ भी। तो बेस्ड कैटिनेशन, यानी अगर हम कैटिनेशन देखें कार्बन की, तो कार्बन एटम कैन बी बेंड इजली विद अदर एटम। तो कार्बन एटम और एटम्स के साथ आसानी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, जिस तरह के ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड द हेलोजन फैमिली एक्सेट्रा, और हेलोजन के साथ भी वो बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि वो कार्बन कार्बन के साथ भी अपने यानी सेल्फ लिंकिंग भी बना सकती है और एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकती हैं। तो ये आप याद कर ले, जो कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट्स है, तो अगर कार्बन 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 और कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है और उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 355 किलो जूल पर मोल है। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, 351 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्टेबल होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन से। यानी कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कि वो यानी अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस वजह से उसकी मिलियन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अगर हम यानी
कार्बन के ग्रुप्स में सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, लेकिन उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान, तो आप सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान बॉन्ड एनर्जी को देख सकते हैं 200 किलो जूल पर मोल है। लेकिन अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो उसकी यानी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, 452 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो ये कार्बन बॉन्डिंग टू द अदर एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग एनर्जी है ये आप याद कर ले। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह होगी। द डिफरेंट बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन आल्सो अलाउ फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, यानी डिफरेंट बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन जो हम अलाउ करते हैं तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है कार्बन एटम की। दिस मीन्स दैट सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन द सेम एटम बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी इसके मानी ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हम पढ़ते हैं कंटेन सेम एटम होंगे लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, बिकॉज द एटम आर अरेंजमेंट डिफरेंटली, क्योंकि जो एटम है वो डिफरेंटली अरेंज्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ देखे C2H6O, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोथ इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर में, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग है, अरेंजमेंट हमने उसकी मुख्तलिफ कर दी, तो इस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होंगे। तो आप देख सकते हैं ईथर CH3O CH3, तो जब हम ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ईथर। अगर यानी R तो उसको हम अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं, तो ये यानी मुख्तलिफ हो सकती हैं, सिर्फ CH3 भी हो सकती है और ये CH2 CH3 और इस तरह ये ब्रांच हो सकती है। लेकिन अगर हम उसके साथ R लगाते हैं तो R यानी मुख्तलिफ किस्म के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। तो इसको ईथर कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, अल्कोहल। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुख्तलिफ होंगे एक दूसरे के साथ। तो ये किस वजह से हुई, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमने यानी तब्दील कर दी। बाकी दोनों के फार्मूला एक जैसा है, यानी आप अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के देखें तो एक जैसा है, लेकिन हमने अरेंजमेंट तब्दील कर दी तो उसके यानी कंपाउंड्स बदल गए और उसकी यानी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुख्तलिफ होंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम देखते हैं कार्बन एटम, द साइज ऑफ कार्बन एटम इज़ वेरी स्मॉल, तो जो कार्बन एटम्स है उनकी साइज क्या है, बहुत छोटा है। ड्यू टू विच द कार्बन एटम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद ईच अदर एंड विद अदर एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन। तो ये कहते हैं कि जो कार्बन है उसका जो साइज है वो स्मॉल है, कार्बन एटम का साइज स्मॉल है, तो इस वजह से कार्बन एटम स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। विद ईच अदर, अपने साथ यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होती है वो स्ट्रांग होगा। एंड विद अदर एलिमेंट्स, अगर वो और एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं तो वो भी स्ट्रांग होंगे। हाइड्रोजन को छोड़ दे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन के साथ अगर वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो हाइड्रोजन की जो यानी अगर हम देखें उसकी स्ट्रक्चर तो वो क्या है, यानी वो भी क्या है, स्मॉल है। तो इस वजह से जितने भी यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन या सल्फर या हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो स्ट्रांग होंगे। किस वजह से कि यानी कार्बन और इन एटमों के जो साइज है वो स्मॉल है और स्मॉल साइज वाले एटम जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रांग होंगे। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इनेबल इट टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो इस प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो बॉन्ड बनाते हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, तो इस वजह से उनके जो कंपाउंड्स है वो मिलियन में पाए जाते हैं। इसके बाद आइसोमर को देखें। आइसोमर किसे कहते हैं, आइसोमर आर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला।
आइसोमर कंपाउंड्स हम उसको कहेंगे कि उसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है तो उसको हम आइसोमर कहेंगे। द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर फार्मूला इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। तो अब ये हमने पढ़ा है पहले कि अगर हम यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेते हैं लेकिन अगर हम मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, तो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ कार्बन को मुख्तलिफ कर दें तो इसको हम आइसोमर कहेंगे। द एटम इन द कंपाउंड्स आर अरेंज डिफरेंटली। तो हमने जो एटम थे कंपाउंड्स में उनको डिफरेंटली अरेंज कर दिए हर एक को। टू आइसोमर विल बी देयरफॉर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अगर हम मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स के आइसोमर देखें तो वो उसकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होंगे। यानी तो इस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम अरेंजमेंट तब्दील कर दे लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्रीज, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्रीज करते हैं द नंबर ऑफ आइसोमर आल्सो इंक्रीज। तो जो आइसोमर है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कॉमनली देखते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस वजह से यानी कॉमन है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। तो सम ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। तो हम देखते हैं कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो तमाम हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंटेन ऑक्सीजन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन एलॉन्ग विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड हो सकती है और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन। तो ये कंपाउंड्स यानी ये जो एलिमेंट्स है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकते हैं। तो अगर आप कंपाउंड्स देखते हैं कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है यानी और एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन भी होता है, कभी कभार नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन। तो ये भी क्या है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये उसकी कंपोजिशन थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। कोवेलेंट नेचर, तो अगर हम कोवेलेंट नेचर देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड बना देंगे लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। दे आर मेनली नॉन पोलर इन नेचर। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये तो जाहिर है कि वो नॉन पोलर होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होती है पोल्स नहीं होती यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दे आर मेनली नॉन पोलर इन नेचर विद फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। यानी अगर हम देखते हैं तो अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं क्योंकि उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है वो आप देख ले। दे डू नॉट आयनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो आयनाइज्ड नहीं होंगे, वो आयंस में तब्दील नहीं होंगे, यानी हम उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। इसकी मानी है दे डू नॉट आयनाइज्ड, तो उसको हम आयनाइज्ड नहीं कर सकते इन एन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम उसको वाटर में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं जिसमें अगर हम सॉल्वेंट को क्या ले ले, सॉल्वेंट को अगर हम वाटर ले ले तो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वाटर में डालते हैं तो वो वाटर में आयनाइज्ड नहीं होंगे। तो हम सॉल्युबिलिटी में देखते हैं यानी वो सिर्फ वाटर में, यानी हम पोलर को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं और नॉन पोलर को नॉन पोलर, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वाटर में डालते हैं तो वो आयनाइज नहीं होंगे। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी देख ले तो ये कोवेलेंट इन नेचर था क्योंकि वो
कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, मोस्टली यानी नॉन पोलर होते हैं नेचर में। सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी मैंने पहले बताया कि जो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नॉन पोलर इन नेचर है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिस तरह के ईथर है, बेंजीन है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। तो यानी ये नॉन पोलर में डिजॉल्व हो सकते हैं, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक। मोस्टली दीज कंपाउंड्स आर लेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कम या इनसॉल्युबल है वाटर में, विच इज पोलर, जो के जो H2O है वाटर वो क्या है, यानी पोलर है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। तो सॉल्युबिलिटी को देके यानी हम कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर में। तो जो कार्बन कंपाउंड्स है यानी कार्बन कंपाउंड्स हमेशा नॉन पोलर होते हैं, सो दे आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, जिस तरह के ईथर है या बेंजीन एक्सेट्रा अभी हमने पढ़ा। तो जो सॉल्युबिलिटी है ये याद रख ले, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी सॉल्युबिलिटी अगर मास ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होंगी, यानी ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास जितना कम होगा वो इतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जितना मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो सॉल्युबिलिटी और मास आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप याद कर ले। इसके बाद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों कम होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से यानी लो होती है। इसकी रीज़न ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है। और आयनिक कंपाउंड्स की यानी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती हैं। किस वजह से, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। दे कैन इजली ब्रेक डाउन एंड आर वोलेटाइल इन नेचर, ये आसानी के साथ ब्रेक डाउन हो सकती है और वोलेटाइल भी हो सकते हैं। देयरफॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती है बनिस्बते आयनिक कंपाउंड्स की। तो ये भी देख ले मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग यानी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होती है ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड। किस वजह से, कि उनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं, और आयनिक बॉन्ड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास, जितना मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा होगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स और मास एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचेस। तो अगर यानी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है लेकिन कार्बन यानी ब्रांच भी बना सकते हैं, यानी उनके जो कंपाउंड्स है स्ट्रेट चेन होती है और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। तो जब ब्रांच चेन होंगे तो ब्रांच चेन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचेस की जो कंपाउंड्स होती है उनके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थर्मल इंस्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली थर्मली अनस्टेबल। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली थर्मली अनस्टेबल होते हैं, यानी वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। दे डिकम्पोज इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग। अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में तो हम इसको हीट देते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो सकते हैं।
दिस प्रॉपर्टीज इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस हमें दे सकती है। फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर हम ले लें इन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, अगर आप क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम देखें तो ये क्या है, यानी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। इसके बाद इन्फ्लेबिलिटी, इन्फ्लेबिलिटी यानी अगर हम इसको जलाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन्फ्लेबल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी है वो हम उसको जला सकते हैं। दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद हागियो अमाउंट ऑफ हीट। यानी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, वाटर देती है एंड ज्यादा मिकदार में हमें हीट प्रोवाइड करती है। दैट इज वे वाई फ्यूल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वुड, कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस। तो जो फ्यूल के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या क्या है, लकड़ी है, कोयल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है एंड दियर कंबस्शन प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम इसको जलाते हैं, उसकी कंबस्शन करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी दे सकती है। वुड भी, कोयल भी, ऑयल भी, नेचुरल गैस। रिएक्टिविटी, तो अगर हम रिएक्टिविटी देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मच स्लोअर देन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो यानी स्लो होती है, उसकी रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विच इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बनिस्बत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन स्लो होती है। दैट इज़ वे ऑर्गेनिक रिएक्शन रिक्वायर्स हीटिंग। इस वजह से अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर हम यानी कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके लिए हीट की ज़रूरत होगी थ्रू मिक्सिंग and use of proper catalyst to the speed up of reaction। तो अगर हम यानी एक कंपाउंड्स बनाते हैं तो हम अगर उसको मिक्सिंग करते हैं तो हमको ज़रूरत होगी प्रॉपर कैटलिस्ट के, ख़ास कैटलिस्ट। यानी हर कंपाउंड्स के लिए हम अलहदा कैटलिस्ट लेंगे, एक कैटलिस्ट सब कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वजह से यानी प्रॉपर कैटलिस्ट लेंगे जो उस रिएक्शन की स्पीड अप करे, यानी उसके टाइम कम लग जाए। तो हम कैटलिस्ट किसके थ्रू इस्तेमाल करते हैं, स्पीड अप ऑफ रिएक्शन के लिए। यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में सिर्फ स्पीड अप ऑफ रिएक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो दोबारा हमें उसी फॉर्म में मिल जाता है लेकिन वो रिएक्शन यानी तेज़ कर देती है। तो हमें हीट की ज़रूरत होगी, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की ज़रूरत भी होगी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यानी उसकी रिएक्टिविटी कम होती है बनिस्बत इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हीट की भी ज़रूरत होगी, कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होगी और यानी टेम्परेचर, हीट वगैरह। तो 8 नंबर पर बर्न विद स्मोकी फ्लेम, यानी अगर हम उसको जलाते हैं तो वो स्मोकी फ्लेम देती हैं। किस वजह से, विद हायर मालिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम हाई मालिक्यूलर कंपाउंड्स को क्या करते हैं, जलाते हैं तो वो यानी धुआं ज़्यादा देगा। तो जितना मालिक्यूलर फार्मूला या जो हाई मालिक्यूलर होगा तो वो यानी ज़्यादा धुआं देगा और वो कम एनर्जी देती है। जितना भी उसकी लो मालिक्यूलर होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो व्हेन हाई मालिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न, अगर हम हाई मालिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, दे प्रोड्यूस स्मोकी, तो वो हमें ज़्यादा धुआं देती है, सोर्स फ्लेम ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन। किस वजह से, कि उसकी जो कंबस्शन होती है वो इनकम्प्लीट होती है, यानी वो मुकम्मल कंबस्शन नहीं कर देती। तो इस वजह से हाई मालिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो धुआं है वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, यानी उसकी कंबस्शन क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो इस वजह से धुआं ज़्यादा निकलती है। तो अगर इन्फ्लेबल को देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज फ्लेम ऑफ ब्लू कलर। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये यानी अच्छी एनर्जी देती है और ब्लू कलर में जो
उसका जो यानी जलना होता है वो ब्लू कलर में हमें नज़र आती है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम देखें तो उसका फ्लेम किस तरह होती है, तो उसकी फ्लेम यानी येलो कलर में होती है, उसकी यानी धुआं ज़्यादा होती है और येलो कलर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिलती हैं। तो यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको ब्लू कलर देगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप यानी जलाते हैं, फ्लेम करते हैं, तो वो येलो कलर आपको दे सकते हैं। इसके बाद आइसोमर हमने पढ़े हैं, लेकिन फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज आइसोमरिज्म या आइसोमर्स। तो यानी आइसोमरिज्म अगर हम पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमर शो करते हैं। तो आइसोमरिज्म इज द फिनोमेना इन विच टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। यानी आइसोमरिज्म उस फिनोमेना को कहते हैं अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स लेते हैं और उसके अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, अगर वो सेम है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म्स। नॉन आयनिक कैरेक्टर तो हम तो बार बार पढ़ चुके हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, उनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होंगे। दे डू नॉट फ्रीनिश आयंस, यानी वो हमें आयन नहीं दे सकते। दे शो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। यानी कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान है, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है, चाहे वो कार्बन और एटम के दरमियान या एलिमेंट्स के दरमियान है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड शो करेंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंस स्मॉल होती है, छोटी होती है। सो दे आर नॉन पोलर, तो इस वजह से जो कार्बन है वो नॉन पोलर है, यानी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, स्मॉल है, कम है, तो इस वजह से ये नॉन पोलर होती है, यानी वो पोल्स नहीं बनाती क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इन नेचर। एंड शो नॉन आयनिक कैरेक्टर, और इसी वजह से वो नॉन आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। सिमिलरिटीज इन बिहेवियर, अगर हम सिमिलरिटी देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं तो वो क्लोजली रिलेशनशिप यानी हमें देती है विद द अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की वजह से यानी उसकी जो रिलेशनशिप है वो क्लोजली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसकी रिलेशनशिप क्या होती है, यानी ज़्यादा क्लोजली होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है, और कोवेलेंट वाले जो होती है कंपाउंड्स वो क्या होती है, नॉन कंडक्टर होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नो शो करेंगे, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बोथ इज फ्यूज्ड स्टेट, अगर हम फ्यूज स्टेट में देखते हैं इन सॉल्यूशन फ्रॉम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी उन्होंने बताया कि अगर हम उसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो यानी आयंस में तब्दील नहीं होती, और जो आयंस में तब्दील नहीं होती उसमें यानी करंट पास नहीं होती। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उसमें प्रेजेंट होती है, और इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम सोर्सेज देखें हैं जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय लिविंग थिंग, यानी जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरल कुदरती को कहते हैं, तो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड होते हैं किससे, लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हम पहले थ्योरी पढ़ते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, जो लेवेसियर था और जो ब्राजीलियस था, उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नेचुरली होती है, यानी वो लिविंग थिंग्स और प्लांट से हम प्रोड्यूस करते हैं या उससे सिंथेसाइज करते हैं, हम लेबोरेटरी में उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ये उसकी यानी एक एक्सेप्शन बाद में आई, लेकिन पहले तो
हम साइंसदान कहते थे कि प्लांट्स और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन्स आर obtained फ्रॉम एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ मीट। तो ये हम सोर्सेज देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स और प्लांट दोनों से हम हासिल कर सकते हैं। तो हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिस तरह के प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन हमें एनिमल से कहाँ से मिलती है, यानी प्रोटीन एनिमल्स में मीट जो उसकी गोश्त होती है, तो गोश्त यानी एनिमल्स के गोश्त में प्रोटीन होती है। इसी तरह मटन, मटन जो छोटे यानी बकरी, भेड़ वगैरह के जो गोश्त होती है उनमें भी प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है। तो मटन किसको कहते हैं, यानी छोटे गोश्त। यानी चिकन, चिकन मुर्गी को कहते हैं। मुर्गी के गोश्त में भी प्रोटीन होती है, एग में भी प्रोटीन होती है। तो इन चारों चीज़ों में क्या होती है, ये एनिमल्स में मौजूद होती है और इनमें यानी प्रोटीन्स होती है। एंड फैट्स आर obtained इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। अगर हम फैट obtain करते हैं एनिमल से, तो एनिमल्स फैट में होती है जो उसकी चर्बी होती है, मिल्क में भी मौजूद होती है और बटर में भी मौजूद होती है। बटर मक्खन को कहते हैं। मक्खन आप जानते हैं जो हम यानी दूध से तैयार करते हैं। दूध को हम दही में तब्दील करते हैं और फिर दही से हम बटर उससे हासिल करते हैं, तो बटर मक्खन को कहते हैं। तो बटर में, मिल्क में, एनिमल्स फैट में क्या होती है, यानी फैट्स मौजूद होती है। तो ये हम एनिमल से। अब इसके बाद प्लांट्स, प्लांट्स आर आल्सो रिच सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो प्लांट होती है वो रिच सोर्सेज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यानी प्लांट्स प्रिपेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो यानी प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन्स भी होती है, फैट्स भी होती है। ये सब चीज़ें यानी प्लांट्स में मौजूद होती है। तो बेस्ड दिस व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डेड, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, यानी प्लांट्स को अगर हम काट देते हैं और वो डेड हो जाते हैं या एनिमल्स डेड होते हैं, दे आर ब्रेड अंडर नेथ। अगर हम उसको यानी ब्रेड करते हैं अंडरनेथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर अगर हम उसको छोड़ देते हैं, तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, या अगर हम उसको यानी नीचे दबाते हैं, जमीन के अंदर उसको यानी दबा देते हैं, तो क्या होगा, अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर आ जाए इन मिलियन ऑफ ईयर, और बहुत मिलियन ऑफ ईयर गुजर जाए, आर कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल में तब्दील हो जाएगा। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स होते हैं। तो अगर ये डेड हो जाते हैं, तो अगर हम उसको ज़मीन के अंदर दफनाते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब यानी मिलियन ऑफ ईयर गुजर जाए, तो वो कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल। तो दिस फॉसिल फ्यूल आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फॉसिल फ्यूल क्या है, मेन सोर्सेज है, जराए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। The main sources of organic compounds are discussed in detail below. तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोयल, कोयल किसे कहते हैं, इट इज द ब्राउन ब्लैक सॉलिड मास, यानी ये कौन सा शक्ल रखती है, ब्राउन ब्लैक सॉलिड होती है। कोयल किस तरह होती है, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक कलर होती है। कोयल की ब्राउन ब्लैक कलर होती है सॉलिड फॉर्म में। मास एंड ए मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये एक मेजर सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इट इज बिलीव्ड दैट कोयल इज फाउंड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स, जो कोयल बनाते हैं या जो बनता है वो प्लांट से बनता है। इट इज फॉर्म अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर बिलो द अर्थ सरफेस, यानी जमीन के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर उस पर लग जाते हैं इन मिलियन ऑफ ईयर, और मिलियन ऑफ ईयर गुजर जाए अंडर द बैक्टीरियल, और उसमें जो बैक्टीरिया होती है उसके वो डिकम्पोजिशन उसको कराती है, एंड केमिकल एक्शन, और बहुत से केमिकल एक्शन उसमें होती है अंदर द रिमेन ऑफ ट्रीज। इस तरह के जो ट्रीज है या प्लांट्स जो है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द पीट, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, यानी पीट में तब्दील हो जाएगा। तो आप पीट को देख सकते हैं, द पीट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी तरह अगर ये पीट हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्टेड होती है, किस में, कोयल में,
तो इसी तरह यानी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, वुड है, लकड़ी है। तो अगर ये यानी ट्रीज है या प्लांट्स है, तो अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बैक्टीरिया इसमें लग जाए तो ये पीट में तब्दील होगा, और पीट पर अगर फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर या केमिकल एक्शन हो जाए तो ये लिगेंड में तब्दील होगा, और इस फिर यानी सब बेंटूनियस में तब्दील हो जाएगा, और इस तरह बेंटूनियस में तब्दील हो जाएगा, और इस तरह फिर एंथ्रेसाइट में तब्दील हो जाएगा। तो एंथ्रेसाइट यानी सिर्फ लिबार्ट्रो में या कारखानों में या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट दे सकती है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकती है। और जो लिगेंड्स है वो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में वगैरह जो जलाने के लिए, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब यानी बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए या वो एंथ्रेसाइट में तब्दील हो जाए तो इसकी जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें दे सकती है। तो इसी तरह यानी वुड किस में तब्दील हो जाता है, कॉइल में किस तरह तब्दील होता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के परसेंटेज इसको होती है, लेकिन वो अब आप बाद में पढ़ेंगे, इतने डिटेल में हम नहीं जाते कि इतने कितने परसेंट होती हैं और ये कितने परसेंट मीथेन और इसमें कितने परसेंट यानी ये जला सकते हैं और इसमें किस तरह एनर्जी भी दे सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाए कोयल इज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कोयल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स है। तो कोयल इज ए रिच सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोयल क्या है, रिच सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। These organic compounds are obtained by the process of destructive distillation। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम यानी आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किस तरह प्रोसेस होती है। तो ये हम एब्सेंस ऑफ एयर के थ्रू एक प्रोसेस करते हैं, जो हाई टेम्परेचर हम देते हैं और हाई प्रेशर, तो इस वजह से हम टेम्परेचर के ज़रिए यानी उसको अलहदा कंपाउंड्स को अलहदा अलहदा कर सकते हैं। तो इसको हम यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, यानी हम हर चीज़ को अलहदा करेंगे। कार्बोनाइजेशन या उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, यानी कार्बोनाइजेशन भी उसको कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दोनों नाम आप दे सकते हैं। व्हेन कोयल इज स्ट्रांगली हीटेड, अगर हम कोयल को यानी स्ट्रांगली हीट करते हैं यानी बहुत ज़्यादा हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा के बगैर, यानी अगर हम कोयल को स्ट्रांगली हीटेड करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर के मौजूदगी में, द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इसको हम कार्बोनाइजेशन कहेंगे और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कह सकते हैं ऑफ द कोयल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कोयल, तो इस प्रोसेस में जो कोयल होती है इज कन्वर्टेड इनटू द गैस, यानी वो गैस में तब्दील होगा, कुक और कुक में तब्दील होगा, एंड कोयल टार और कोयल टार में तब्दील होगा, एंड द एम्यूनिकल लिक्वेयर में तब्दील हो जाएगा, विच आर द सोर्सेज ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो सोर्सेज है अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। तो यानी अगर हम क्या करते हैं, कोयल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोयल में बहुत से कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, इसमें सिर्फ एक कंपाउंड्स नहीं होती। तो अगर हम इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं यानी ज़्यादा हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, कोयल गैस में तब्दील होगा, कुक में तब्दील होगा, कोयल टार में तब्दील होगा। तो इसी तरह यानी और मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हम उससे निकाल सकते हैं। इसके बाद पेट्रोलियम को देखें, पेट्रोलियम क्या चीज है। तो द वर्ड्स पेट्रोलियम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, यानी पेट्रोलियम दो लफ्जों की कॉम्बिनेशन है जो लैटिन वर्ड से लिया हुआ है। किससे, लैटिन वर्ड से लिया हुआ है। पेट्रा मीन्स रॉक, चट्टान, यानी पेट्रा की मानी क्या है, रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल, यानी ओलियम किसको कहते हैं, यानी ऑयल्स को कहेंगे। यानी petra means rock, oleum means oils. The petroleum is also called mineral oil, crude oil, liquid gas, liquid gold, liquid gas। तो अगर हम पेट्रोलियम को हम मिनरल ऑयल्स भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और जो लिक्विफाइड गैस जो होती है उसको हम यानी पेट्रोलियम कह सकते हैं। तो अगर हम पेट्रोलियम के वर्ड्स को देखें तो ये लिटन वर्ड्स के हैं। पेट्रा मीन्स रॉक,
ऑयल मीन्स ऑयल्स, तो जो पेट्रोलियम होती है उसको हम मिनरल ऑयल्स, क्रूड ऑयल, लिक्विड फाइड गैस भी कह सकते हैं। इट आकर अंडर द ग्राउंड एट डिफरेंट डेप्थ, तो अगर हम इसको आकर करते हैं ग्राउंड से तो हमें डिफरेंट डेप्थ पर हमें मिलती है। इट इज द कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, तो अगर हम उसके मिक्सचर को देखते हैं तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आर गैसेस, हाइड्रोकार्बन, वाटर, सॉल्ट्स एंड इन एडिशन टू दैट मिक्स्ड विद अर्थ पार्टिकल्स। तो ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होती है सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, हाइड्रोकार्बन्स, वाटर, साल्ट्स एंड एडिशन ऑफ मिक्स्ड विद अर्थ पार्टिकल्स भी होती है। इट इज जनरली डार्क ब्राउन कलर। ये क्या होती है, यानी कोयल हमने पढ़ा, कोयल की ब्राउन ब्लैक थी और इसकी डार्क ब्राउन कलर होगा। क्या होगा, डार्क ब्राउन कलर एंड अनप्लेजेंट स्मेलिंग, और इसकी बदबू होती है, यानी इसकी अच्छी बू नहीं होती, बदबू होती है। लिक्विड कंटेनिंग मिक्सचर, यानी अगर हम मिक्सचर करते हैं, हाइड्रोकार्बन देखते हैं तो दीज हाइड्रोकार्बन आर अल्केन्स, तो ये ज्यादातर यानी अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। आफ्टर रेफिंग, अगर हम उसको साफ करते हैं यानी उसके डिस्टिलेशन करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, तो हम जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट सच एज यानी सिंथेटिक रबर एंड एक्सप्लोसिव्स एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट सच एज सिंथेटिक रबर, यानी जो हम सिंथेटिक रबर बनाते हैं, एक्सप्लोजिव बनाते हैं एंड प्लास्टिक वगैरह, तो इन सब के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह। तो सिंथेटिक रबर आप देख सकते हैं कि किसको कहते हैं, सिंथेटिक रबर आपने देखा होगा। एक्सप्लोजिव यानी धमाका खेज चीज़ों के लिए हम, यानी पेट्रोलियम के जो या कुक है वगैरह, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव यानी धमाका खेज चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो धमाका हम करते हैं, यानी उसको जो यानी हम बम बनाते हैं वगैरह, जो बारूद उसमें मौजूद होती है, और इस तरह हम प्लास्टिक के जरिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस किसको कहते हैं, द नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास गैसेज हाइड्रोकार्बन। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो हाई मॉलिक्यूलर मास जो होती है उसकी यानी कंबस्शन अच्छी तरह नहीं होती, यानी वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, तो इस वजह से वो ज्यादा धुआं देती है। लेकिन जो नेचुरल गैस है, ये मिक्सचर है लो मॉलिक्यूलर मास गैसेस हाइड्रोकार्बन, इसमें लो मॉलिक्यूलर मासेस होती है, तो इसकी यानी धुआं नहीं होगी। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसकी मॉलिक्यूलर मास कम होगी तो उसकी यानी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगी, वो भी कम होंगे। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन, तो ये लो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है इस हाइड्रोकार्बन की, नेचुरल गैस की। These hydrocarbons are methane, ethane, propane and traces of butane, और ब्यूटेन भी हो सकती है। तो मीथेन इज द मेन कंपोनेंट्स, यानी नेचुरल गैस में जो मीथेन है वो मेन कंपोनेंट्स होगा। 85 से लेकर 95% नेचुरल गैस में क्या होती है, मीथेन होती है, और बाकी क्या होती है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी हो सकती है। इन पाकिस्तान द नेचुरल गैस इज कॉल्ड सोई गैस, यानी पाकिस्तान में हम ज्यादातर नेचुरल गैस को क्या नाम देते हैं, सोई गैस, इसको हम सोई गैस भी कह सकते हैं। तो नेचुरल गैस में ज्यादा अमाउंट में मीथेन मौजूद होती है और कम मिकदार में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी हो सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैसेस इज द सोर्सेज इज दैट ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। इसी तरह अगर हम ओरिजिन देखें नेचुरल गैसेस की तो वो सेम एज दैट ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की तरह होती है। It is found in the combination with petroleum resources or it can also be found without petroleum। इसी तरह हम उसकी कम्बिनेशन कर सकते हैं पेट्रोलियम रिसोर्सेज के जरिए या उसके यानी कैन आल्सो फाउंड विदाउट पेट्रोलियम के जरिए भी हो सकती है। इट इज़ मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम, यानी हम इसको घरों में इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए,
नेचुरल गैस को एज वेल एज द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल ऑटोमोबाइल्स, तो हम यानी मशीनों के लिए फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल, जिस तरह हम सीएनजी, तो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, ये उसकी यानी शॉर्ट फॉर्म है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब हम प्रिपरेशन करते हैं कार्बन ब्लैक के, एंड आल्सो एज द बेसिक रॉ मटेरियल, और इस तरह अगर हम रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम फर्टिलाइजर के लिए यानी हम इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम बेसिक रॉ मटेरियल प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे, तो पौधों को हम देखते हैं, प्लांट्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लांट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिच सोर्सेज है। दिस कंपाउंड्स आर मेनली प्रोटीन, तो ये क्या देती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, प्रोटीन भी देती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल्स, विटामिन वगैरह। दिस कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो ये तमाम कंपाउंड्स यानी प्लांट से हमें हासिल करते हैं या हम उसे हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स एंड रूट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हम इसको हासिल कर सकते हैं। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट, तो इस कंपाउंड्स को हम नेचुरल प्रोडक्ट कहेंगे क्योंकि कुदरती है। मोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट आर एक्सर्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर यूज्ड एज मेडिसिन, तो इसी तरह हम नेचुरल प्रोडक्ट को यानी जो प्लांट से हम एक्सर्ट करते हैं तो हम मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल्स, जानवरों, तो एनिमल्स आर आल्सो गुड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें कहाँ मौजूद होती है, यानी एनिमल्स में मौजूद होती है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, यानी मिल्क में मौजूद होती है, मीट में मौजूद होती है, बटर में मौजूद होती है और एग में